Hello guys, this is Devika. Today we are going to discuss BSc Biochemistry Honors subject Molecules of Life. कोड है हमारा BBCCT 101। तो हमारा ब्लॉक 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री और इसका यूनिट 1 है हमारा फाउंडेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है द टर्म बायोकेमिस्ट्री इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच इज़ evolved from two basic science subjects, that is biology and chemistry। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो टर्म है बायोकेमिस्ट्री, ये जो वर्ड है ये खुद को एक्सप्लेन करता है। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट है जो खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, जो खुद के बारे में खुद बता रहा है कि ये दो बेसिक साइंस सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, जो कि हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट है जो कि दो बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मिलकर बना हुआ है। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद केमिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड लिविंग सिस्टम। इसका मतलब ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से और लिविंग सिस्टम से। इसका मतलब ये है कि हमारी डेली की लाइफ में बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो उस रिएक्शन के पीछे क्या केमिस्ट्री है वो हमें पता चलता है बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with chemistry of life and living system. Okay, now आगे बात करते हैं हम। तो हमने पहले भी पढ़ा है बायोलॉजी और केमिस्ट्री प्रीवियस क्लासेस में, 11th 12th 10th 9th एंड सब में। नाउ हम पढ़ेंगे You shall be introduced to the significance of biochemistry and understanding। अभी हम पढ़ेंगे कि हम अब बायोकेमिस्ट्री में इससे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि इससे सिग्निफिकेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री का, और हम कैसे हेल्थ और डिसीज स्टेटस को बायोकेमिस्ट्री के थ्रू समझ सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम समझेंगे सेल्युलर और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ एक सेल में, और बहुत सारी केमिकल एंटिटीज़ भी इन्वॉल्व जो होती हैं एक लाइफ को मेंटेन करने में। हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी रिएक्शंस होते हैं हम उन सब के बारे में हमें इससे पता चलेगा। ना आगे हम बढ़ेंगे कि हमें आगे एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे जो हमारे जो भी साइंटिस्ट्स थे, मैथमेटिशियंस थे और जो भी लोग थे हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री को हम लोगों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए अच्छे से समझाया, हमारे लिए इनेबल किया, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और आगे हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे जो है बायोकेमिस्ट्री एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है हमारे साइंस का। ये भी बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है। नाउ हमें अब पढ़ना है ओरिजिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का ओरिजिन कैसे हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे घर में क्या होता है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है एवरी मदर हु कडल मिल्क और प्रिपेयर डोसा डव इज़ अ बायोकेमिस्ट। मतलब ये कि हमारी मम्मी लोग जो खाना बनाती हैं, जैसे डोसा बनाती हैं, जो दूध होता है दूध से दही बनाती हैं, तो क्या वो भी कुछ रिएक्शंस वहाँ पे होती हैं, तो वो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करती है, तो क्या वो भी एक बायोकेमिस्ट है। यस, बिल्कुल।
जैसे हम बात करते हैं, हम जो है ना ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, बायो केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बायो केमिस्ट्री के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो एप्लीकेशन है हमारी, जैसे फर्मेंटेशन हो गया, पिकलिंग हो गया, टैनिंग हो गया। ये सब बहुत बहुत टाइम से ये सब चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या है, ये सब एप्लीकेशंस हैं बायोकेमिस्ट्री के, जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। बट क्या था उस टाइम पे कि लोग इसके पीछे का साइंस नहीं जानते थे। तो क्या हुआ, जो एक बार क्या हुआ 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी, द पाथ ब्रेकिंग वर्क डन बाय फ्रेडरिक होलर, मतलब जो एक साइंटिस्ट थे हमारे, फ्रेडरिक होलर, एक जर्मन केमिस्ट थे। ये एक जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने भी बहुत काम किए हैं यहाँ पे। ये जो फ्रेडरिक होलर थे, एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्होंने जो हमारा ब्रांच ऑफ साइंस, ये बायोकेमिस्ट्री ये जो ब्रांच है हमारी साइंस की, बायोकेमिस्ट्री, इसको इन्होंने डेवलप किया था। मतलब इन्होंने किया था क्या, इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने वर्क डन किया था, ये वर्क किया था कि इन्होंने यूरिया को सिंथेसिस किया था। कैसे, इन्होंने सिंथेसिस ऑफ यूरिया किया था इन लैब में, सिंथेसिस ऑफ यूरिया in laboratory without involving any living and biological material। सॉरी, देखिए इन्होंने किया था क्या, ये एक केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे, फ्रेडरिक होलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इन्होंने सिंथेसिस किया यूरिया का। ठीक है, आ गया। Holer is work done by the Holer is the synthesis of urea in laboratory। इन्होंने लैब में यूरिया बनाया, वो भी बिना किसी लिविंग मटेरियल का यूज़ किए हुए। मतलब इन्होंने जो कुछ भी यूज़ किया दैट वाज नॉन लिविंग। ओके, इन्होंने 1828 में किया था ये। इन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनेट दैट इज़, इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके और फिर लैब में यूरिया बनाया था। कैसे बनाया था देख लेते हैं। ये रहा हमारा अमोनियम साइनेट, NH4 पॉजिटिव एंड CO नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव ये हमारा है, ये NH4 पॉजिटिव हमारा है अमोनियम, दिस इज़ अमोनियम, एंड दिस वन इज़ अवर साइनेट। तो इन्होंने क्या किया था, अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया। इन्होंने क्या किया, इसको हीट कर दिया। अमोनियम साइनेट को हीट करके इन्होंने बनाया यूरिया बनाया। तो एक बात ये थी ना इसमें कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूरिया को सिंथेसिस किया था, वो भी लैब में, बिना किसी लिविंग मटेरियल का यूज़ किए हुए। फिर इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट, उसको इन्होंने कर दिया हीट, और हीट करके इन्होंने बनाया था यूरिया। अब क्या था इसमें, ख़ास बात ये थी कि ये जो यूरिया था ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था।
पर इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब जो अमोनियम साइनेट लिया था वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था। इट इज़ अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, उन्होंने यूरिया का सिंथेसिस किया लैब में बिना किसी लिविंग और मटेरियल का यूज़ किए हुए। इन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया। अमोनियम साइनेट वाज इनऑर्गेनिक, इट वाज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था और इससे इन्होंने एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि यूरिया बनाया। ये काम इन्होंने किया था। दिस वर्क इज़ डन इन 1828। इन्होंने किया था कब? 1828 में किया था। कैसे किया? बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट करके। नाउ आगे हम पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट हमारे जो है साइंटिस्ट उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर हैं, इन्होंने क्या किया था? ईस्ट तो सुना ही होगा। ईस्ट का क्या काम होता है? ईस्ट का काम होता है ईस्ट से हम फर्मेंटेशन करते हैं, है ना, अल्कोहल बनाते हैं, शुगर टू अल्कोहल, है ना, कन्वर्ट करता है ईस्ट। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद हमारे हिस्ट्री में मतलब ये जो हमारी फ्रेडरिक होलर थे उनके बाद कौन आए? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर भी एक केमिस्ट थे। इन्होंने एक्सप्लेन किया था सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्ट सेल्स इन कन्वर्टिंग शुगर टू अल्कोहल। मतलब इन्होंने बताया था कि क्या फ़ायदे होते हैं ईस्ट सेल को कन्वर्ट करने के, शुगर से अल्कोहल में जो कन्वर्ट करते हैं ईस्ट सेल्स, तो फर्मेंटेशन होता है तो उसके क्या फ़ायदे थे, इन्होंने उसके सिग्निफिकेंस बताए थे। ये इन्होंने किया था मिड 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के स्टार्ट मिड में बीच में किया था इन्होंने। पास्चर ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो ईस्ट सेल्स होती है ना वो इनकरेज करती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। जो ईस्ट सेल होती है वो उनको इनकरेज करती हैं, जैसे कि मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है ना किसी चीज़ से कि हाँ बेटा तुम ये करो। तो जो ईस्ट सेल होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को इनकरेज करता है, उसको होने के लिए ईस्ट सेल की ज़रूरत है। अगर ईस्ट सेल नहीं होगा तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। गॉट इट? और उन्होंने ये भी बताया कि जो फर्मेंटेशन मिक्सचर होता है, जो भी हमारा फर्मेंटेशन मिक्सचर होता है, उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं, ये रहा। इन्होंने बताया कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फर्मेंटेशन मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरियाज कौन कौन से मतलब होते हैं कि उन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है? देखो, ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि फर्मेंटेशन मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। जो भी फर्मेंटेशन मिक्सचर में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म सिट्रिक एसिड। तो ये सिट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, तो सिट्रिक एसिड की वजह से क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है ना वो सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है। तो जब इन्होंने लुईस पास्चर ने ये बताया कि हमारा जो फर्मेंटेशन मिक्सचर है इसमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है, और जो मतलब इसमें बैक्टीरिया होता है, हमारा जो फर्मेंटेशन मिक्सचर है उसमें बैक्टीरिया होता है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और सिट्रिक एसिड की वजह से इसका टेस्ट सॉर होता है। तो तब से क्या हुआ, सिंस द पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग यूजेज ऑफ बैक्टीरिया इन फर्मेंटेशन मिक्सचर, तब से लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने बैक्टीरिया का यूज़ ही करना बंद कर दिया फर्मेंटेशन मिक्सचर में। जब लोगों ने इसका यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से उसका टेस्ट खट्टा हो जाता था, तो जब ये बंद कर दिया लोगों ने तो फिर क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, मेजर ब्रेक थ्रू हुआ किसी प्रोसेस ऑफ वाइन प्रोडक्शन में। मतलब जो, तो एक बार हम इसको एक बार फिर से वो कर लेते हैं रिकॉल।
जो हमारे मिड 19th सेंचुरी में आए लुईस पास्चर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्सप्लेन किया ईस्ट सेल के सिग्निफिकेंस। इन्होंने हमें ईस्ट सेल के सिग्निफिकेंस बताए। इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ईस्ट सेल जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को इनकरेज करता है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो फर्मेंटेशन मिक्सचर होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए, और इसकी वजह से जो हमारा अल्कोहल या जो कुछ भी होता है उसका टेस्ट जो होता है सोर होता है, खट्टा होता है। तो इसके बाद क्या किया लोगों ने, इसके यूज़ को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। किसके? बैक्टीरिया के यूज़ को। फर्मेंटेशन मिक्सचर में इन लोगों ने बैक्टीरिया का यूज़ करना बंद कर दिया। और इन्होंने क्या करना, फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वाइन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसकी वजह से जो वाइन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, बहुत ज़्यादा ही वाइन प्रोडक्शन हुआ, फिर इससे इसमें फ़ायदा बहुत हुआ। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे आए 1897 में। कौन आया? एडवर्ड एंड हैंस बकनर। ये हमारे 3rd नंबर पे साइंटिस्ट हैं, ये एडवर्ड एंड हैंस बकनर। ये दोनों जर्मन भाई थे, भाई। और इन्होंने ये बताया कि जो ईस्ट सेल जो होता है, पूरा का पूरा ईस्ट सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फर्मेंटेशन के लिए। मतलब कि ईस्ट सेल जो है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास हमारा ये ईस्ट सेल है, ओके, मान लेते हैं ये ईस्ट सेल है। तो इनने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा जो ये हमारा पूरा का पूरा ईस्ट सेल है ना, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा हमारे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। क्या होगा कि ईस्ट सेल का एक छोटा सा टुकड़ा, इन्होंने क्या किया, ईस्ट सेल का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। मान के चलो मैंने इसमें से ये थोड़ा सा ईस्ट सेल ले लिया और इसको मैंने बाहर कर लिया। नाउ मेरे पास ये एक छोटा सा टुकड़ा आ गया ईस्ट सेल का बाहर। अब क्या होता है, ये पूरा का पूरा ईस्ट सेल जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को नहीं करेगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ही काफ़ी है। मतलब थोड़ा सा मैंने ईस्ट सेल के थोड़े से कुछ एक्सट्रैक्ट्स, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये शोड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ईस्ट सेल्स could carry out the entire process of fermentation। इसका मतलब है कि ये जो हमारा है ईस्ट सेल का ये एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा जो मैंने लिया है, ये जो है पूरे फर्मेंटेशन प्रोसेस को ये एक एक्सट्रैक्ट ही चलाएगा। इसकी वजह से ही पूरा फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। और ये जो मैंने लिया है एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर है एक एंजाइम, ठीक है, एक होता है हमारे पास एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम कौन सा होता है इसकी बात कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इसके लिए ईस्ट सेल का एक एक्सट्रैक्ट ही काफ़ी है। उस एक्सट्रैक्ट में एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, इसको कैरी करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शोड एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट सेल्स कोड कैरी आउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मतलब ये जो पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो सिर्फ एक ईस्ट सेल के कुछ एक्सट्रैक्ट ही करते हैं जो कि हमारे एंजाइम्स होते हैं। उस एंजाइम का नाम मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एंजाइम का नाम है जाइमीज़। दिस इज जाइमीज़, ओके। ये जाइमीज़ जो होता है ये ऐसा एंजाइम है जो कि हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस को, पूरे फर्मेंटेशन प्रोसेस इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो बकनर है इन्होंने इस वर्क को इसके साथ डिस्क्लोज़ किया। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो भी ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल एक लिविंग सेल है, ओके, बट उन्होंने ये कहा कि ईस्ट सेल एक लिविंग सेल इस प्रोसेस को नहीं करता।
ये जो है नॉन लिविंग, इन विट्रो करता है, इन विट्रो है ये प्रोसेस, इन विट्रो है मतलब कि इसमें जो हम यूज़ जो एंजाइम है, जो भी एंजाइम है वो कैसा है हमारा, नॉन लिविंग है। दिस एंजाइम इज़ नॉन लिविंग, इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा, इन विट्रो, इसलिए ये क्या है, इन विट्रो है। नाउ उसके बाद आते हैं 1903, ये आया 1903। उसके बाद 1903 में हमारे आते हैं कार्ल न्यूबर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। कार्ल न्यूबर्ग ये आते हैं हमारे 1903 में। इन्होंने ही टर्म दिया बायोकेमिस्ट्री, ही कॉइन्ड द टर्म बायोकेमिस्ट्री। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई बायोकेमिस्ट्री एक टर्म है, ठीक है। इन्होंने यूज़ किया इस टर्म को फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी में। इन्होंने क्या बताया, कुछ बेसिक रिएक्शंस होते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, वो हमारा, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारा है, हमारा सिस्टम है, हमारे जैसे इम्यून सिस्टम है ना, तो हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी वो सब क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसे ब्लड हमारी बॉडी में होता है, फिर वो प्यूरीफाई होता है। तो प्यूरीफाई जो होता है उसमें भी तो रिएक्शन होता है। हम इनहेल करते हैं तो हम प्यूरीफाइड एयर तो नहीं लेते डायरेक्ट ना, तो हम जो एयर लेते हैं फिर वो भी प्यूरीफाई होके फिर हमारी बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन अलग, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो ये सब रिएक्शंस है सॉरी। तो ये जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, कार्ल न्यूबर्ग ने उनको भी एक्सप्लेन किया था, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को। उसके बाद हमारे एक नए साइंटिस्ट आए जो हैंस एडोल्फ क्रैब्स, हमारे साइंटिस्ट हैं ये हैंस एडोल्फ क्रैब्स। ये आए हैं 1937 में। हैंस एडोल्फ क्रैब्स ने क्या किया, इन्होंने सिट्रिक एसिड साइकिल को एक्सप्लेन किया था। ये एक सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक साइकिल था जिसे हैंस एडोल्फ क्रैब ने 1937 में एक्सप्लेन किया था। वो साइकिल कौन सा था, इट वाज अ सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास एक और आते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम है गुस्ताव एम्बेडेन एंड ओटो मैडॉफ। ये दो साइंटिस्ट आते हैं, ये दोनों मिलके हमारे ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ शुगर होता है, शुगर का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर को ये लोग ग्लाइकोलिसिस जो है इसको ये लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये करते हैं 1940 में। ये वर्क कब होता है, ये होता है 1940 में। उसके बाद ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छा वंडरफुल इम्पैक्ट शो करती है बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में। उसके बाद 20th सेंचुरी के मिड में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि 20th सेंचुरी में क्या सब मानते थे कि जो प्रोटीन होता है वो हमारा हेरिडिटरी फैक्टर होता है, बट ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा हेरिडिटरी फैक्टर डीएनए है। तो 20th सेंचुरी में सब ये मानते थे कि जो प्रोटीन है वो एक हेरिडिटरी फैक्टर है। पर फिर कुछ हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए, सब कुछ हुआ। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में आपने 12th में पढ़ा होगा, हर्शी एंड चेज़, बायो में हर्शी एंड चेज़। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1952 में, और इन्होंने 1952 में ये बात प्रूव कर दी कि जो डीएनए है वो है जेनेटिक मटेरियल, ना कि प्रोटीन। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। उसके बाद 1953 में
फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने जिनका नाम था जेम्स वाटसन। इन्होंने क्या किया, ये जो हमारे जेम्स वाटसन सर थे, इन्होंने और एक फ्रांसिस, ये दोनों, ठीक है, ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस, इन्होंने, फ्रांसिस क्रिक इनका नाम है, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डिस्क्राइब किया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया डीएनए का, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया। ये जो डिस्कवरीज हुई डीएनए के ऊपर, इन्होंने, इससे हमें हेल्प मिली साइंस फर्टेनिटी टू अंडरस्टैंड हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए। इससे हमें ये जानने में मतलब हेल्प मिली कि कैसे जो डीएनए है उसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती है। उसके बाद क्या हुआ, 1968 में, ये 1968 है, इसमें हमारे पास एक और साइंटिस्ट है हरगोबिंद खुराना। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन अमेरिकन, ठीक है, मतलब ये इंडियन भी थे और अमेरिकन भी थे। ये बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था जेनेटिक कोड को, और इनको भी एक नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में, जो कि 1968 में ही मिला था। तो ये थे हमारे हमारी हिस्ट्री थी ये बायोकेमिस्ट्री की। ये हमारे कुछ केमिस्ट और साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे बायोकेमिस्ट्री को के बाद इतने सारे जो कुछ रिएक्शंस है जिनको इन्होंने एक्सप्लेन किया। हाँ, क्या था, बायोकेमिस्ट्री को प्लेस तब मिला, मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस तब हुआ बायोकेमिस्ट्री में, इन सब के बाद हुआ, मतलब जब मिड 20th सेंचुरी में हुआ। जैसे जब क्या हुआ कि डेवलप हुआ हमारा बायोकेमिकल और बायोफिज़िकल टेक्निक्स जो हमारी डेवलप हो गई, उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें प्रोग्रेस हुआ। तो इसमें क्या हुआ था, क्रोमेटोग्राफी आया हमारा, एनएमआर आया, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, रेडियो आइसोटॉप लेबलिंग और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सब हुआ। इसकी वजह से बहुत सारे इसकी वजह से हमारा जो बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, और फिर हमें हमारे बायोकेमिस्ट्री को एक प्लेस मिला अच्छा खासा। दिस जर्नी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ कंटिन्यूइंग एंड एक्सपेंडिंग एवरी डे विद द इंडिपेंडेंट क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेवरल, मतलब ये जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है ये दिन पर दिन कंटिन्यू होता जा रहा है, फैलता जा रहा है हमारी एवरीडे लाइफ में। जैसे इसमें क्या होता है, क्लोन्स के बारे में जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। आज के टाइम में बहुत सारे एडवांस्ड मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी टेक्निक्स आ गई हैं। ये मेजर डिस्कवरीज जो जिसके बारे में हमने पढ़ा ये थी जिसकी वजह से केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के जो हमारे फील्ड्स हैं और एडवांस्ड सेल बायोलॉजी, ये सब इन जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि साइंटिस्ट को ज़्यादा समझ पाए लाइफ को, केमिकल एक्सिस्टेंस को, कि कैसे केमिकल एग्जिस्ट करता है, क्या होता है, उसकी वजह से कौन से रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शंस की वजह से क्या होता है। तो ये सब कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ इसकी वजह से समझने को मिला। उसके बाद एज टाइम प्रोग्रेस्ड बायोकेमिस्ट्री इवॉल्व्ड एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे सब कुछ इसमें बढ़ता गया, जैसे जैसे बायोकेमिस्ट्री डेवलप होता गया, तो बायोकेमिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया और इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स के साथ ये एक हमारा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया। अब ये इंटरडिसिप्लिनरी क्या है ना, इसकी बात करेंगे हम, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं ना। हम आगे पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर कैसा है बायोकेमिस्ट्री का, और कैसे बायोकेमिस्ट्री को एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और क्यों कहते हैं ऐसा। सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, गुड लक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।